नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्मिता जोसेफ। और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। आईटी विभाग की पूर्व खाद्य मंत्री के ठिकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी, 1 सैकड़ा से ज्यादा कर्मचारियों का सर्वे दल कर रहा जांच। अमरजीत भगत का सामने आया बयान, राजनीति से प्रेरित है मामला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रभावित करने की है कोशिश। कार की डिक्की में मिली 2 करोड़ से ज्यादा की रकम, हिसाब नहीं दे पाए कार सवार तो पुलिस ने थाने में बैठाया। आयकर विभाग को सौंपा गया मामला। भिलाई पुलिस को मिली थी मुखबिर से सूचना, 3 लोग गिरफ्तार। धान खरीदी के मामले में दुर्ग ने बनाए बीते सालों के मुकाबले नए रिकॉर्ड, 13.5 लाख क्विंटल के करीब पहुंचा खरीदी का आंकड़ा। 1 लाख से ज्यादा किसानों को 1250 करोड़ के करीब का हुआ भुगतान। धरे गए भिलाई नगर विधायक को धमकी देने वाले आरोपी, शराब के नशे में की थी सोशल मीडिया पर मैसेज भेजने की हरकत। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्यवाही, 3 आरोपियों से चल रही पूछताछ। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आईटी की टीम द्वारा किए जा रहे सर्वे पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वे इस तरह की कार्यवाहियों से डरने वाले नहीं हैं। ये कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आईटी की टीम के द्वारा उनके निवास और कार्यालय में की जा रही सर्वे की कार्यवाही में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आज सुबह से ही आईटी की सर्वे टीम कार्यवाही कर रही है, जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। पिछले दिनों मुझे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक बनाया गया है, इसलिए इस यात्रा की गति को प्रभावित करने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। राहुल गांधी जी का दौरा है, उसका संयोजक बनाए गए हैं, इसलिए भी उनका प्रोग्राम को फेल करने का है। अमरजीत भगत ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बड़ा हिस्सा सरगुजा से होकर गुजरेगा और लोकसभा चुनाव में भाजपा के इंटरनल सर्वे में सरगुजा में मेरा नाम उछालने में भय का माहौल है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम इन कार्यवाही से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा और मजबूत स्वरूप लेने वाली है। हम बाबा साहेब के संविधान को मानने वाले लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही कार्यवाही खत्म होने के बाद मैं अपना पक्ष आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने भी रखूंगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर रतनपुर की पान दुकान चलाने वाले व्यापारी बहादुर साहू ने रतनपुर थाना प्रभारी और 2 पुलिस कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बिलासपुर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। रतनपुर के पान दुकान के व्यापारी के अनुसार वह रोज की तरह अपनी पान की दुकान को रात करीब 10:30 बजे से 11 बजे के बीच बंद करता है। शनिवार की रात्रि भी वह अपनी दुकान बंद कर रहा था कि रतनपुर थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ नगर भ्रमण करते हुए भीम चौक पहुंचे। व्यापारी की दुकान भी भीम चौक पर है। इसी बीच पुलिस के कर्मचारी विजेंद्र ठाकुर व दीपक श्रीवास के द्वारा व्यापारी बहादुर साहू से गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जिससे व्यापारी के जांघ व पैर पर चोट लगी है। इस पूरी घटना से नागरिकों एवं साहू समाज में काफी रोष व्याप्त है। उचित कार्यवाही नहीं होने पर रतनपुर के नागरिकों व साहू समाज के लोगों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। रतनपुर के नागरिकों व साहू समाज ने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर थाना प्रभारी व मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को तत्काल थाने से हटाने की मांग की है। 2 डंडा लगाने के बाद में मेरी दुकान में आया, मैं शटर गिराने ही वाला था। मेरे को कॉलर को खींचते हुए बाहर निकाले के टाइम में असली गाली दे करके मारपीट किए, बहुत ज़्यादा मारपीट किए हैं। मैं बहुत पीड़ित हूँ दर्द से। अभी भी स्वयं टीआई थे और क्या पूरा था विजेंद्र ठाकुर और दीपक श्रीवास और अन्य स्टाफ, और मारते मारते बहुत दूर तक ले गए। उनके गाड़ी दूर में खड़ा था, वहाँ तक पूरा 8-10 डंडा मारते हुए ले गए। एसपी सर बोले हैं ठीक है मैं देखता हूँ, इससे कार्रवाई होगा, यही बोले आश्वासन। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी बिलासा की पावन धरा में छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र सेन समाज के प्रथम विधायक रिकेश सेन का स्वागत बड़े ही जोश के साथ हुआ। बिलासपुर के महामाया चौक में आतिशबाजी, बैंड बाजा एवं फूल माला के साथ विधायक रिकेश सेन का अभिनंदन किया गया।
स्वागत में समाज एवं अन्य समाज के युवा भी भारी संख्या में उपस्थित हुए। जनता से चर्चा के दौरान विधायक ने कहा कि सेन समाज के विकास में हमारी सार्थक पहल होगी। महामाया के दर्शन करने पहुंचे विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि बिहार के सेन समाज के कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न का सम्मान दिया गया है। सेन समाज को आगे बढ़ाने भारतीय जनता पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है, हम उसके आभारी रहेंगे। सेन समाज भी भारतीय जनता पार्टी का आभारी रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भी रतनपुर महामाया के दर्शन करने आया था, अब पुनः माता का आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। पहला तो ये कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जन नायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया, और दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी का पहला नाई सेन समाज से मैं विधायक बना, तो हमारे समाज में बड़ा उल्लास का माहौल है, बड़ी खुशी का माहौल है, और लोगों का उम्मीद है कि हमारा समाज एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग जो कहीं ना कहीं गरीबी से, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको मजबूत करने का काम अब मेरे माध्यम से होगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिले के सरहदी इलाके टेकलगुड़ेम में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी की संयुक्त जवानों की टीम पर नक्सलियों के द्वारा फायरिंग करने से 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 15 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें एक जवान की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दरअसल मंगलवार को ही टेकलगुड़ेम में पुलिस ने नया कैंप स्थापित किया। इस कैंप की सुरक्षा में लगे जवान कैंप की स्थापना के बाद जुनागुड़ा अलीगुड़ा इलाके में गश्त पर निकले हुए थे। इसी दौरान पहले ही घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की और 100 से ज्यादा बीजीएल भी दागे। जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से करीब 3 से 4 घंटे तक फायरिंग चली। इस दौरान नक्सलियों ने 100 से अधिक बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जवानों पर दागे, जिससे कई जवान घायल हुए और 3 जवानों को गोली लगने से शहीद हो गए। कुछ जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने घटना की पुष्टि की है। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिए गए थे। उसमें संभवतः माओवादी के कम से कम 6 कैडर मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई हैं। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान हैं, उनमें से 2 कोबरा 201 बैटलियन का और एक सीआरपीएफ 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। अन्य जो 14 हमारा जवान हैं, जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे, उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जबलपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी खतरा से बाहर हैं, उनका इलाज अभी लगातार जारी, उनका कंडीशन स्टेबल बताई जा रहा है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि यह वही इलाका है जहां नक्सलियों ने साल 2021 में जवानों को एम्बुश में फंसाकर उन पर फायरिंग की थी, जिसमें 23 जवानों की शहादत हो गई थी। उसके बाद से इस इलाके में नक्सलियों की पैठ कमजोर करने के लिए लगातार पुलिस यहां कैंप स्थापित करने की रणनीति बना रही थी। इसी कैंप की सुरक्षा के लिए आसपास के इलाके के एरिया में डोमिनेशंस के लिए सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी की संयुक्त जवानों की टीम को भेजा गया। इसी पर नक्सलियों ने हमला किया। मुठभेड़ की सूचना मिलने के साथ ही तुरंत कैंप से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को रवाना किया गया, जहां पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को भी गोली लगी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नक्सली एक बार फिर साल 2021 की तरह ही जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए कैंप में हमला बोलने की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि क्षेत्र ऐसी है, उनकी काफ़ी मजबूत गढ़ माना जाता है माओवादी का। हम की पूरा तैयारी के साथ गए थे, लेकिन उसके बाद इस बार शहादत होने के बावजूद भी हम पीछे नहीं हटाए। अभी भी हमारा वरिष्ठ अधिकारी से लेकर सभी जवान मोर्चा में तैनात होकर अभी लड़ाई को लड़ रहा है, और आने वाले समय और हमारा जो मोर्चाबंदी और मजबूत होगा और इस इलाके से हम पीछे नहीं हटेगा। जो माओवादी का जो भी साजिश होगा उसका हम सक्सेस नहीं होने देगा। हम और जो बेहतर रणनीति के साथ उस इलाके में बने रहेगा और आगे भी जाने के लिए हमारा विचार है। जहां करीब 200 की संख्या में नक्सलियों ने एम्बुश बनाकर जवानों पर फायरिंग की, जिसमें 3 जवानों की गोली लगने से शहादत हो गई और 15 जवान घायल हो गए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जगदलपुर से सुनील कश्यप की रिपोर्ट।
धान खरीदी के अंतिम दिन दयालदास बघेल ने कहा कि किसानों की तरफ से अब तक खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग नहीं आई है, फिर भी इस पर विचार किया जाएगा। वहीं बात दुर्ग जिले की करें तो यहां बीते सालों के मुकाबले इस साल धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। धान खरीदी अब अंतिम चरण में है, सिर्फ एक दिन ही शेष है। विगत वर्षों की तुलना में दुर्ग जिले के इस खरीफ सीजन में अब तक 2000 से अधिक किसान धान विक्रय कर चुके हैं। वहीं विक्रय किए गए धान की मात्रा में भी 13,46,773 क्विंटल से अधिक है। धान बेचकर जिले के किसानों ने 1,236 करोड़ 58,07,000 रुपए अर्जित किए हैं। वहीं दुर्ग पहुंचे खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि धान खरीदी का अंतिम दिन है। अब तक किसानों से तारीख बढ़ाने की कोई मांग नहीं आई है, लेकिन बात विचार किया जा रहा है। कल धान खरीदी का अंतिम दिन है। लगभग क्या है, धान की खरीदी लगभग पूर्ण होने को है और अभी तक ऐसा कुछ तो नहीं है, मांग नहीं आया है। कल के बाद विचार करते हैं। विगत वर्ष जिले में 1,04,968 किसान पंजीकृत थे। इनमें से 1,01,608 किसानों के द्वारा 43,13,581 क्विंटल धान विक्रय किए गए थे। धान बेचकर इन किसानों के द्वारा कुल 880 करोड़ 94,19,000 रुपए अर्जित किए गए थे। इस वर्ष जिले में कुल 1,10,944 किसान पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 1,03,608 किसान धान विक्रय कर चुके हैं, जिनमें कुल 56,60,354 क्विंटल धान खरीदी की गई है, जो कि विगत वर्ष की कुल खरीदी से लगभग 13.5 लाख क्विंटल अधिक है। अब तक 1,236 करोड़ 58,07,000 की खरीदी हो चुकी है। जिले में इस वर्ष पंजीकृत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के हिसाब से कुल 52,14,630 क्विंटल धान खरीदी का अनुमान था, मगर अनुमानित लक्ष्य से अब तक 4,45,724 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। देश में आपराधिक कानून में बदलाव को मंजूरी मिलने के बाद अब भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम सहित अन्य बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं इसके लागू होने के बाद पुलिस विभाग में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि इसकी जानकारी सभी पुलिस कर्मियों और पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों को मिल सके। नए कानून को और उसके संशोधन को लेकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह और जिला अभियोजन अधिकारी सहित वक्ता ने न्याय संहिता के बारे में जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जिले के 100 से ज्यादा विवेचकों और थाना प्रभारी कार्यशाला में मौजूद रहे। वहीं एसपी संतोष कुमार सिंह ने बारीकी से इस नई न्याय संहिता की अवधारणा को बताया। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि दंड देना आसान है और न्याय करना कठिन होता है। इस नए कानून को न्याय संहिता इसलिए कहा गया है, इसमें व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देने की बात कही गई है, क्योंकि कानून व्यक्ति और समाज से जुड़ा होता है। यही इस संहिता का मूल भावना है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। एक साल बीत जाने के बाद भी मरवाही वन मंडल के मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ है। ये सभी मजदूर अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं और मजदूरों ने विरोध में धरना प्रदर्शन किया। मरवाही वन मंडल में मजदूरी भुगतान को लेकर मजदूरों ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की संख्या में मजदूर वन विभाग कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल चिचगोहना नर्सरी, पौधारोपण सहित मरवाही वन विभाग के कार्यों का कई वर्षों से मजदूरी भुगतान नहीं होने से नाराज ग्रामीण मजदूर सुबह मरवाही वन मंडल कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं का कहना है कि साल भर पहले वन विभाग के द्वारा उनसे नर्सरी में काम कराया गया, पर 1 वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक महिलाओं का उनका मजदूरी भुगतान नहीं मिला है, जिससे मजदूर वन विभाग कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है और बार बार जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी अब तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये 2022 से लेकर 2023 तक ये बोल रहे हैं
यहाँ आते हैं तो बोलते हैं गौरेला जाओ, गौरेला जाते हैं तो पिंडरा जाओ, पिंडरा से फिर इधर आ जाते हैं। कभी बोलते हैं पैसा है, कभी नहीं। हाँ, कभी बोलते हैं पैसा है, कभी नहीं है, इधर से उधर करते हैं। हम लोग के अगर नहीं होगा 8 दिन के अंदर तो हम लोग ताला बंद करेंगे और यहाँ चक्का जाम कर लेंगे। हम लोग यहाँ अभी सर 40-50 लोग हैं। 2020 में किए थे, उसमें कभी पैसा रुका हुआ है 2020 का, और 2022 से लेकर 2023 का पूरा पैसा रुका हुआ है सर। जी हाँ, कुछ अभी 2-3 महीने का, 2 महीने का मिला है सर। इधर जो लास्ट में हुआ है अप्रैल मई का, वो भुगतान हुआ है, बाकी कोई भुगतान नहीं हुआ है सर। ये लोग बोल रहे थे सर, जैसे नर्सरी में भी गए, डीएफओ साहब गए और रेंजर साहब गए, तो ये लोग बोल रहे थे सर कि आप लोगों का पेमेंट हो चुका है। हमारे यहाँ शो कर रहा है कि आप लोगों का पेमेंट हो चुका है, तो जब पेमेंट हो चुका है सर, तो हमारे खाते में क्यों नहीं आया? हमारे खाते में क्यों नहीं आया? वो पेमेंट किसके पास गया हो? वहीं वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान करने की बात कही गई है। इनका मजदूरी का मांग है, जो भी मजदूरी का जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। इनका जांच कार्य में विलम्ब हुआ है, जांच करके वन मंडलाधिकारी महोदय जी को दे दिया गया है और इनके भुगतान के लिए सिर्फ 8 दिन के लिए और मोहलत मांगे गए हैं। तो वन मंडलाधिकारी ने मुझे कहा है कि ऐसा मैंने उनके बीच में जाके मोहलत मांग लो, बोले 8 दिन के बाद हम भुगतान कर देंगे बोले। हाँ, ऐसा निर्मित हो गया है। यहाँ इस जिला में जो है वन मंडल में 1 से 1 अधिकारी आए, अभी तक के साल भर में 6-7 अधिकारी चेंज हो गए। इस वजह से जो है मैंने भुगतान नहीं कर पाए, फिर आए फिर गए, फिर आए फिर गए, ऐसा निर्मित होने लगा। अभी जो डीएफओ साहब आए हैं, ये परमानेंट आए हैं, जो देख रहे हैं, जो इसी टाइप का सारे जिला भर में भुगतान लंबित है और जांच करके मैंने अपन इसको भुगतान करने की कार्रवाई कर रहे हैं। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि बिना पेमेंट लिए वे वन विभाग कार्यालय से वापस नहीं जाने वाले और मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने पर आगे भी आंदोलन जारी रखने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इन मजदूरों का मजदूरी भुगतान किया जाता है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जीपीएम से प्रयास की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और भिलाई में नकदी का मिलना शुरू हो गया है। भट्टी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार की डिक्की से 2.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और घेराबंदी कर 2 कार रोकी गईं। इनमें से 1 कार में नकदी मिली है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं भारी मात्रा में नकदी मिलने से इसे राजनीतिक और महादेव सट्टा ऐप से जोड़कर देखा जा रहा है। भिलाई के सेक्टर 1 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने 2 संदिग्ध वाहनों की सूचना पुलिस को मिली थी। बीती रात थाना भिलाई भट्टी एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम को एसबीआई के पास सेक्टर 1 भिलाई में 2 कार संदिग्ध अवस्था में होने की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी की और सेक्टर 1 एसबीआई के पास खड़ी कारों की जांच शुरू की गई। पुलिस को मौके पर वाहन में सवार 3 व्यक्ति मिले। इन लोगों ने अपना नाम गोविंदा चंद्राकर, विशाल कुमार साहू तथा पंकज साव बताया। इनके वाहनों की तलाशी लिए जाने पर वाहन की डिक्की में भारी मात्रा में नकदी रकम बरामद की गई। इस रकम के संबंध में पूछताछ करने पर इन व्यक्तियों के द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। नकदी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाए जाने पर धारा 102 सीआरपीसी के तहत वाहन को जब्त किया गया। उनको रोके पूछताछ किए तो फिर पता चला कि उस वाहन में भारी मात्रा में कैश रखाया हुआ है। तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए उनको थाना भी लाया गया और फिर जब बाकी पूरी जांच पड़ताल हुई तो पता चला उनके पास लगभग 2 करोड़ 64 लाख रुपए के करीब नकद थे उस समय। और जब पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया, न किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाया गया उक्त रकम के संबंध में कि पैसा कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। तो 3 लोगों को उस सिलसिले में थाने लाया गया था जो गाड़ी में थे उस समय, एक गोविंद चंद्राकर, एक विशाल साहू और एक पंकज साव, 3 लोगों को। और फिलहाल अभी जो कैश है उसको जब्त किया गया है सीआरपीसी 102 में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी उसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी है।
क्राइम एडिशनल एसपी अनुराग झा ने बताया कि गाड़ी में 2 करोड़ 64 लाख रुपए तुरंत जब्त कर तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले में 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक समिति प्रबंधकों ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने धान खरीदी की अवधि को लेकर कहा कि अभी आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ, सर्कुलर प्राप्त होने पर उसी के अनुरूप धान खरीदी की जाएगी। राजनांदगांव जिले में शासन के निर्देश अनुसार सभी धान खरीदी केंद्रों में 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी करना था, जिसके लिए जिला सहकारी बैंक से 1,21,209 किसानों का पंजीयन किया गया था। वहीं 1,22,679 किसानों से 69,94,753 क्विंटल धान खरीदी की गई। धान खरीदी केंद्रों से 54,31,000 क्विंटल धान का परिवहन किया जा चुका है। वहीं 15,22,000 क्विंटल धान का परिवहन शेष है। वहीं समितियों के माध्यम से 440 करोड़ 49 लाख राशि लिंकिंग से वसूली की जाएगी। वर्ष 2023-24 में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव अंतर्गत जिला राजनांदगांव में 1,29,209 किसानों का पंजीयन धान खरीदी हेतु किया गया था, जिसमें से आज दिनांक तक 1,22,679 किसानों से 69,54,753 कुंटल धान की खरीदी की गई है। उक्त मात्रा में से 54,31,000 कुंटल धान का परिवहन किया जा चुका है तथा 15,22,000 कुंटल का धान का परिवहन अभी भी समितियों से किया जाना शेष है। 440 करोड़ 49 लाख की राशि का लिंकिंग से वसूली समितियों के माध्यम से की गई। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर भिलाई नगर विधायक को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीएसपी ने बताया कि नशे की हालत में तीनों युवकों ने बैठकर मजाक किया था कि विधायक देवेंद्र यादव को मारना है। भिलाई नगर विधायक को इंस्टाग्राम अकाउंट में मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर खोजबीन शुरू की। कुछ युवकों ने शराब के नशे में विधायक को धमकाने का प्लान बनाया था। भिलाई नगर सीएसपी विश्वदीप त्रिपाठी ने बताया कि आवेदक मीडिया प्रतिनिधि देवेश के द्वारा पुलिस को एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट संचालक अंकित कुमार के द्वारा विधायक देवेंद्र यादव के अकाउंट में मैसेज कर बताया कि कोई मनीष देवदास नाम के इंस्टाग्राम आईडी धारक व्यक्ति ने विधायक देवेंद्र यादव को मारने के संबंध में बातचीत की है। मामले की हर पहलू की बारीकी से जांच के उपरांत ये तथ्य सामने आया कि अंकित और सत्या आपस में परिचित है। दोनों अपने घर से लड़ाई कर निकले। बीच में मनीष सोनकर नामक व्यक्ति से लिफ्ट ली, जहां तीनों गाड़ी में बैठकर शराब पीने लगे। वह मस्ती मजाक में आपस में बातचीत कर रहे थे। कल
माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के मीडिया प्रभारी देवेश पाड़ीगर ने एक आवेदन दिया। उस आवेदन में बताया कि एक अंकित नामक व्यक्ति इंस्टाग्राम में माननीय विधायक जी को मैसेज किया है कि आपको कोई एक अन्य व्यक्ति मारना चाह रहा है। इस पर तत्काल हमने FIR किया है और उस पर विवेचना जारी की। विवेचना में यह तथ्य आया कि अंकित जो कि मनोचिकित्सक से अपना इलाज करा रहा है, थोड़ा सा साइको है और बचपन से इसका इलाज चल रहा है। पहली बात तो ये आई। दूसरा, फिर जिस ID की बात कर रहा था हमने उसको भी पकड़ा। ये 3 लोग थे, आपस में बैठ के शराब पी रहे थे और शराब पीते ही कुछ लूज टॉक होता हुआ है, जिसमें फिरौती और अन्य कोई भी बातें सामने नहीं आई हैं। इसकी विवेचना की जा रही है। जो मनीष है जिसने लूज टॉक किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और सख्त होने वाली है। ज्यादातर हादसों में 2 पहिया वाहन चालकों की मौत हो रही है। इसे देखते हुए 1 फरवरी से नियम लागू हो जाएगा। अब नेशनल हाईवे पर दुर्ग से रायपुर के बीच और सेंट्रल एवेन्यू पर हेलमेट पहनना और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाना होगा। दुर्ग जिले में हादसों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। 1 फरवरी से अनिवार्य रूप से सभी 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना जरूरी है। इसके साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो उन पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी, SP राम गोपाल गर्ग सहित अन्य अधिकारियों ने चर्चा के बाद यह निर्णय लिया है। लोगों से अपील है कि 2 पहिया वाहन में यदि आप चल रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए, जब दुर्घटनाएं होती हैं तो हेलमेट ही आपका बचाव करता है। तो सभी के पास हेलमेट रहता है, किंतु वो लापरवाही या फिर किसी कारण से हेलमेट नहीं लगाते हैं और जब दुर्घटना होता है तो उसको भुगतना पड़ता है। तो हेलमेट की उपयोगिता को देखते हुए, उसके महत्व को देखते हुए हेलमेट जरूर लगाएं। पुलिस के डर के भय से या चालान के भय से हेलमेट ना लगाएं। आपकी सुरक्षा के लिए ही हेलमेट लगाएं। वहीं लोगों से अपील की गई कि 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले की SP भावना गुप्ता नगर के सिटी कोतवाली के औचक निरीक्षण पर पहुंची, जहां उन्होंने कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिसिंग में कसावट लाने हेतु निर्देश दिए। बेमेतरा SP भावना गुप्ता ने सिटी कोतवाली थाने के निरीक्षण के वक्त सिटी कोतवाली में महिला डेस्क एवं सियान डेस्क सिटी का निरीक्षण किया। SP भावना गुप्ता ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट करने वाले फरियादियों से संयमित व्यवहार करने और शिकायत पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। वहीं नए कानून के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोतवाली थाना का आकस्मिक निरीक्षण में आज विजिट किया गया है और यहाँ थाने की जनरल देखरेख और अपराध संबंधी दिशा निर्देशों पे चर्चा की गई है। एक अच्छी प्रैक्टिस है कि यहाँ पे जो महिला हेल्प डेस्क है और सियान हेल्प डेस्क बहुत अच्छे तरह से संचालित हो रहा है और महिला संबंधी कक्ष भी यहाँ पे अलग से निर्धारित किया गया है। इसी के साथ में नया कानून जो बहुत जल्द लागू होने वाला है उसके विषय में भी सभी विवेचकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और स्टूडेंट मोड में लगातार उनकी क्लासेस ली जा रही हैं। तो विवेचना का स्तर कैसे बेटर हो इस विषय में चर्चा की गई है और उम्मीद की जाती है कि जो पूर्व वर्ष का पेंडिंग अपराध है वो भी तत्काल निकाल होगा और जो कुछ केसेस हमारे वर्तमान में पेंडिंग है उसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। बेमेतरा संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। समिति के अध्यक्ष ने बैठक में केंद्रीय योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। सांसद विजय बघेल एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बेमेतरा में दिशा की बैठक के दौरान कलेक्टर रणवीर शर्मा और जिला पंचायत CEO कमलेश लीना मंडावी को मुक्तिधाम निर्माण टेंडर और आवंटन प्रक्रिया को लेकर जमकर फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द काम चालू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विभिन्न संचालित योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं पर अमल करने के निर्देश दिए और कहा कि केंद्र सरकार की संचालित योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाना है। कोई भी पात्र हितग्राही सरकार के संचालित योजनाओं से वंचित ना रहे।
कांग्रेस शासन काल में जैसे भी लापरवाही पूर्वक कार्य किए गए हों, लेकिन अब हमारी सरकार के कार्यकाल में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए आम नागरिक और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय बनाकर कार्य करें। वो थे, अभी अधिकारी थे, और केंद्र शासित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा दिशा कमेटी में होती है, उसकी समीक्षा हमने की है और जिसमें कमी खामी पाई गई उसके लिए हम लोग ने कहा है कि उसमें त्वरित कार्रवाई भी हो और तीव्र गति से वो योजनाएं चलें। अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। मुक्ति धाम के लिए नरेगा से मुक्ति धाम बने, उसके लिए मैंने कड़ाई से निर्देश दिया है, क्योंकि मुक्ति धाम बहुत आवश्यक है और बहुत सारे गांवों से प्रस्ताव भी आए हैं पंचायत के माध्यम से। बैठक में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, साजा विधायक ईश्वर साहू एवं जिले के समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बेमेतरा से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के मातृ शिशु स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल से मातृत्व शिशु स्वास्थ्य भवन के प्रसव विंग, SNCU, गायनिक वार्ड सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और महिलाओं से सीधे बात कर चिकित्सालय में मिल रही विभिन्न सुविधाओं पर फीडबैक लिया। उन्होंने चिकित्सीय सुविधाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि चिकित्सीय टीम इसी तरह बेहतर काम करते हुए महिलाओं और बच्चों के इलाज में संवेदनशील बरते, जिससे लोगों का विश्वास बना रहे। ऐसा नहीं है कि हम एक बार आए हैं तो एक साल बाद आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और जो हमारे स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, सफाई वर्कर हैं, सारे लोगों का भी आत्मविश्वास बढ़ा रहे और सुचारू रूप से लोगों को व्यवस्थित सेवाएं मिले, इसके लिए आज का दौरा है। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवनिर्मित चिकित्सा महाविद्यालय के शेष कार्यों के लिए बजट राशि 109.92 करोड़ राशि की एजेंडे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसे अनुपूर्वक बजट से शामिल कर जल्द ही स्वीकृति प्रदान कराई जाएगी। इसके साथ ही जल्द ही MRI मशीन की भी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पूरे संभाग में मेडिकल कॉलेज सहित शासकीय अस्पतालों में 100 चिकित्सकों की भर्ती भी की जाएगी। हाँ, जल्द ही एम्बुलेंस भेज रहे हैं। यहाँ 2 एम्बुलेंस की मांग की गई है, उससे ज्यादा एम्बुलेंस हम दे रहे हैं। डॉक्टर जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर लगभग 10 डॉक्टर हम देने जा रहे हैं। सरगुजा क्षेत्र में पूरे संभाग को 100 के आसपास डॉक्टर 1 सप्ताह में देने जा रहे हैं। चूंकि विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे पास बहुत कम है, इस दिशा में सभी जिला कलेक्टर्स को हमने फ्री हैंड कर दिया है कि कहीं से भी विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते हैं तो उनको या तो स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन की मदद से हम उनको हायर करेंगे और आप लोगों को भी कहीं कोई विशेषज्ञ डॉक्टर अगर ऐसे दिख जाते हैं तो हम हमारे विभाग से मुझसे संपर्क करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से शैलेश सिंह की रिपोर्ट। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बलरामपुर के वार्ड 3 में कुछ लोगों के द्वारा धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। मामला पुलिस के पास पहुंचा और अब पूछताछ जारी है। बलरामपुर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 3 में ईसाई समाज के कुछ लोगों के द्वारा पूजा पाठ के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी सूचना पर विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष और उनकी टीम मौके पर पहुंचकर सभा को बंद करवाया और घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा 5 लोगों को थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं हिंदू महासंघ के द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस को देते हुए कार्यवाही की मांग भी की गई। वार्ड क्रमांक 3 में बाहरी पास्टर लोग आकर के और लालच दे करके हमारे हिंदू भाई को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। इस पर मैं पूरे अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ वहाँ हम लोग पहुँचे तो देखे कि वो ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तकें थीं और भी बैग में भरा हुआ सामान था। हमको लगता है कि कुछ पैसा भी था जो देने वाले थे। ये सब मौके पर हम लोग देखे तो थाना प्रभारी जी को सूचना किए, दल बल के साथ थाना प्रभारी पहुँचे और सबको गिरफ्तार करके लाए हैं। हिंदू महासंघ के जो लोग हैं तत्काल मौके पर पहुँचे और संपूर्ण चीज़ों के अवगत मैंने पुलिस वालों को
और अपने जो विचारधारा के लोग हैं हमने उनको अवगत कराया। पूरे नगरवासी मौके में पहुँच करके और जो इस तरह के कृत्य कर रहे थे, जिन्होंने कृत्य कर धर्म को परिवर्तन करने का काम कर रहे थे, उनको हमने थाना को सुपुर्द करवाया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। विश्व हिंदू महासंघ भारत के द्वारा उनके जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक लिखित आवेदन थाना कोतवाली में पेश किया गया है, जिसमें ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है, जिसमें से 5 लोगों उसमें शामिल थे जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 3 महिला 2 पुरुष हैं, जिसमें से 2 महिला झारखंड के गढ़वा जिले के रहने वाले हैं और बाकी इसमें और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी पतासाजी किया जा रहा है और जैसे भी जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा उनका उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के जांजगीर नैला में अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं बीजेपी समर्थित नगर पालिका उपाध्यक्ष आशु गोस्वामी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। जांजगीर नैला नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव के बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 11 कांग्रेस पार्षद, 11 बीजेपी पार्षदों के साथ 3 निर्दलीय पार्षदों ने मताधिकार का उपयोग किया। जहां बीजेपी के 14 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया, वहीं कांग्रेस के 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 1 मत रिजेक्ट हो गया। इस तरह बीजेपी समर्थित उपाध्यक्ष अंशु गोस्वामी का सीट बच गया। इस दौरान अंशु गोस्वामी ने अपनी जीत के लिए पार्षदों की एकता को प्रमुख कारण बताया। हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने अपने खुद को विश्वास रखा और हमारे जितने भी हमारे दल के जो साथी थे, हम सब एकजुट होकर आज उपाध्यक्ष का जो अविश्वास था उसमें हम लोगों ने मत किया और हमारे पक्ष में 14 वोट पड़े, अविश्वास के विरुद्ध में 10 वोट पड़े, एक वोट जो है निरस्त हुआ। और हमारे सभी साथियों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, हमारे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। वहीं नगर पालिका के कांग्रेसी पार्षदों ने अपने पार्षदों का वोट उपाध्यक्ष के खिलाफ अपना पूर्ण मत देने का दावा किया और बीजेपी के अधिक पार्षद होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होने का अफसोस जताते हुए उपाध्यक्ष को जीत की बधाई दी। चुनाव अच्छा हमारे सीएमओ मिलकर अच्छा तरीके से कराए और क्या सभी पार्षद की उपस्थिति रही। उसमें उपाध्यक्ष के पक्ष में 14 वोट मिला और उसको गिराने के पक्ष में 10 वोट और 1 वोट रिजेक्ट हुआ। इस तरह से उपाध्यक्ष फिर अपने पद में रहेंगे और पूरे 25 पार्षद एक साथ मिलकर हम सब काम करेंगे। नगर पालिका में राजनीतिक उठापटक अब शांत हो गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने अपनी और पार्टी की साख बचा ली। अब नगर की जनता इन जनप्रतिनिधियों से नगर विकास की उम्मीद कर रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।